हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। मैं शाहनवाज अहमद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अली एकेडमी ऑफ एजुकेशन पर, जहां हम 11th का और 12th का कंप्लीट सिलेबस कवर कर रहे हैं और जहां पर मैंने अभी स्टार्ट किया हुआ है आपका 12th का सिलेबस जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, 12th इकोनॉमिक्स, जिसमें हम बात कर रहे हैं आपका मुद्रा और बैंकिंग यानी मनी एंड बैंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके हम 9th एपिसोड पर हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप पूरा जरूर देखिए ताकि आपको ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के और अब बात करते हैं आज की टॉपिक के बारे में, जो है आपका कंट्रोल ऑफ मनी ऑब्लिक क्रेडिट सप्लाई बाय सेंट्रल बैंक, यानी कि केंद्रीय बैंक के द्वारा मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण या साख पूर्ति का नियंत्रण जिसको हम कहते हैं। तो चलिए इसमें हम डिस्कस करते हैं। इसमें दो चीज हमें समझने वाली है। पहला होता है मात्रात्मक उपकरण, आपका क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। सेकंड होता है गुणात्मक उपकरण यानी क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ये दो तरीके हैं जिसके द्वारा जो केंद्रीय बैंक है मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है या साख की पूर्ति को नियंत्रित करता है। इसके बारे में हम दोनों के बारे में एक करके बात करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे मात्रात्मक उपकरण यानी कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पहले बात करेंगे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं एक करके। पहले हम बात करते हैं मात्रात्मक उपकरण यानी कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। तो साख नियंत्रण के ये वे उपकरण हैं जो अर्थव्यवस्था की समग्र मुद्रा पूर्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी मुद्रा पूर्ति को नियंत्रित करने के ऐसे उपकरण हैं जो पूरी अर्थव्यवस्था की मुद्रा पूर्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी कि पूरे देश की मुद्रा की पूर्ति यानी कि साख का नियंत्रण किस तरह से होगा उस पर अपना फोकस करते हैं। अगर इसमें हम बात को समझें तो ये इसमें मुद्रास्फीति से निपटने के लिए मुद्रा पूर्ति को कम किया जाता है, ठीक है, और अविस्फीति से निपटने के लिए मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाया जाता है। अब इसका क्या मतलब है, इसको मैं बहुत आसान भाषा में बताऊंगा आपको, इजी लैंग्वेज में, ताकि आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो। मुद्रास्फीति का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जहां पर क्या होता है अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु की डिमांड ज्यादा होती है, उसकी सप्लाई कम होती है। और डिमांड ज्यादा होने का क्या रीजन है, उसका रीजन ये होता है कि लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है, इसलिए वो डिमांड ज्यादा करते हैं और सप्लाई उसकी वजह से उतनी नहीं बढ़ पाती। तो इससे होता क्या है कि जो प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको इस स्थिति को इन्फ्लेशन कहते हैं, इंग्लिश में मुद्रास्फीति की स्थिति कहते हैं। प्राइस बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं और इसमें फिर गवर्नमेंट क्या करती है कि लोग पैसे को कम करने के लिए क्या करती है, मुद्रा की पूर्ति को कम करती है। और अविस्फीति की क्या होती है, मुद्रा अविस्फीति क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर सप्लाई ज्यादा होती है, डिमांड कम होती है, यानी लोगों के पास पैसा नहीं है डिमांड करने के लिए, तो यानी वो परचेज नहीं कर पाते, लोगों के पास पैसा नहीं है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए आरबीआई क्या करता है या हमारा केंद्रीय बैंक क्या करता है, मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाता है, बढ़ाने में हेल्प करता है। तो इसको हम आगे अच्छे से डिटेल में समझेंगे। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है, मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है। बाकी के आगे के चैप्टर्स में भी इसके बारे में डिटेल में बताया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि मुद्रास्फीति का मतलब क्या है, क्योंकि अभी ये वर्ड हमारे लगभग हर टॉपिक में यूज होगा, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति। तो यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। तो हम आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो इसमें हमारा आता है पहला टॉपिक बैंक दर, बैंक रेट। अब ये क्या होता है, बैंक दर से अभिप्राय उस दर से है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को उधार देता है, यानी वो रेट जिस पर हमारा जो सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई है वो वाणिज्यिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक को उधार दे रहा है। इसका संबंध वाणिज्यिक बैंकों की तुरंत ऋण आवश्यकताओं से है, यानी वाणिज्यिक बैंकों को जो तुरंत लोन की जरूरत पड़ी 2, 4, 6 दिन के लिए, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यूज करता है वाणिज्यिक बैंक, ठीक है, उससे रिलेटेड है। अब इसमें हम आगे समझते हैं। अगर बैंक दर में वृद्धि हो जाती है तो इससे क्या होगा, ब्याज की बाजार दर में वृद्धि होती है। ब्याज की बाजार दर क्या होती है, जिस पर जो वाणिज्यिक बैंक होता है वो आम जनता को उधार देता है, उसी को बोलते हैं ब्याज की बाजार दर। तो अगर बैंक दर बढ़ेगा तो ब्याज की बाजार दर में भी वृद्धि होगी। सिंपल से अगर मैं आसान बताऊं, यानी वाणिज्यिक बैंक को अगर आरबीआई से उधार महंगा मिल रहा है, यानी ज्यादा रेट पे ब्याज की ज्यादा दर पर उधार मिल रहा है, तो आगे भी वो ज्यादा रेट पर ही उधार देगा आम जनता को, ठीक है। यानी बैंक दर में वृद्धि होगी तो उससे ब्याज की बाजार दर में भी वृद्धि होगी, जिससे पूंजी की लागत में वृद्धि होती है। पूंजी की लागत में वृद्धि का मतलब क्या होता है कि लोगों को लोन लेने की जो लागत है वो ज्यादा आएगी। यानी कि पहले मान लो वो 1 लाख का लोन लेने के लिए उनको 10,000 का ब्याज देना पड़ रहा था, अब हो सकता है उसी 1 लाख का लोन लेने के लिए उनको 20,000 का ब्याज देना पड़े, क्योंकि रेट बढ़ गया है, आपका बाजार की ब्याज दर बढ़ गई, इससे हमारी पूंजी की लागत भी बढ़ जाएगी, यानी लोन लेने की लागत हमारी बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही। इससे क्या हो जाएगा, साख की मांग में कमी हो जाएगी, यानी लोग उधार कम लेंगे, डिमांड कम करेंगे ऋण की। इसके बाद बात करें तो मुद्रा की पूर्ति में कमी होगी। जब लोग डिमांड कम करेंगे तो मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी, और इससे जो मुद्रा अविस्फीति की स्थिति है कि लोगों का जो पैसा ज्यादा था, डिमांड ज्यादा थी, वो क्या हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी।
अब इसकी विपरीत स्थिति की बात करते हैं, यानी अगर इसके विपरीत होता तो क्या होगा, यानी कि जब बैंक दर घटती है, बैंक दर घटने से तब ब्याज की बाजार दर भी घट जाती है। बैंक दर घटेगी, ठीक है, उनको यानी कि वाणिज्यिक बैंकों को उधार कम रेट में मिल रहा है तो बाजार दर भी घटा देंगे, यानी आम जनता को भी वो कम ब्याज दर पर ही लोन देंगे। आगे बात करते हैं, तदनुसार पूंजी की लागत घट जाती है, यानी अब उसको जो लोन लेने की जो कॉस्ट है उनको कम आएगी, यानी उनको ब्याज कम देना पड़ेगा लोन पर। आगे अगर समझें, इससे साख की मांग बढ़ जाती है, लोग फिर पैसा उधार लेना ज्यादा स्टार्ट करते हैं क्योंकि उनको सस्ते रेट पे का सस्ती ब्याज दर पर उनको लोन मिल रहा है। इसके हम बात करें, इसी कारण मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है, ठीक, मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है और जो हमारी अविस्फीति की स्थिति होगी वो कंट्रोल में आ जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसको बोलते हैं खुले बाजार की क्रियाएं, यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसको समझते हैं। इससे अभिप्राय आरबीआई द्वारा सरकार की ओर से प्रतिभूतियों का खुले बाजार में बेचना तथा खरीदना है। यानी क्या होता है, एक ऐसी क्रियाएं होती हैं, ऐसी एक्टिविटी होती हैं जिसमें आरबीआई क्या करता है, सरकार के बिहाफ पे जो सरकार की प्रतिभूतियों को, प्रतिभूतियों का मतलब क्या होता है आपका, प्रतिभूतियां यानी शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, आपका गवर्नमेंट से कुछ पेपर्स वगैरह होते हैं। इसे एक इसमें एनएससी भी आता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, यानी एक तरह से पेपर फॉर्म में होते हैं जिनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। इसको उधार देने लेने के लिए इनको यूज किया जाता है, इन पेपर्स को, इन बॉन्ड्स को यूज किया जाता है। तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई के द्वारा इन प्रतिभूतियों को खुले बाजार में बेचा और खरीदा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे समझते हैं, आरबीआई द्वारा प्रतिभूतियों को बेचना। अगर आरबीआई इन प्रतिभूतियों को बेचता है, इन शेयर्स को, बॉन्ड्स को, ये आपका जो गवर्नमेंट पेपर है, कॉमर्शियल पेपर से इनको बेचता है, तो तरलता को सोखना है। यानी आरबीआई अगर आपका प्रतिभूतियों को बेचेगा तो जो तरलता है, तरलता का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो भी अर्थव्यवस्था में पैसा है उसको खींच लेगा, उसको सोख लेगा, ठीक है। जो भी लोगों के पास पैसा है या वाणिज्यिक बैंक के पास पैसा है उसको सोख लेगा, वो सारा पैसा आरबीआई के पास पहुंच जाएगा। इसके बाद बात करें तो जिसके कारण वाणिज्यिक बैंक के नगद कोषों में कमी होती है, जो लोगों का जो भी पैसा होगा लोग उससे पैसा निकाल के ये सारी जो प्रतिभूतियां उसको खरीद लेंगे। अब आप शायद ये भी पूछोगे प्रतिभूतियां क्यों खरीदते हैं लोग, क्योंकि इन पे गवर्नमेंट क्या होती है, ब्याज देती है अच्छा खासा, उनको लोगों को अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, इसलिए लोग प्रतिभूतियां खरीदते हैं। और वाणिज्य बैंकों की साख सर्जित करने की क्षमता कम हो जाती है, लोगों के पास मतलब वाणिज्य बैंकों के पास पैसा कम बचा है तो लोगों को उधार भी कम दे पाएंगे, और इससे क्या होगा, जिससे मुद्रा की पूर्ति में कमी हो जाएगी। और जो मुद्रा स्फीति की स्थिति है कि लोगों के पास पैसा ज्यादा है, डिमांड ज्यादा करें, तो वो कंट्रोल में आ जाएगा। बहुत सिंपल है, अगर आपको समझ में आ गया होगी। अगर मैं एक बार फिर से शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ कि आरबीआई अगर प्रतिभूतियों को बेचता है तो भी जो पैसा है मार्केट में उसको सोख लेगा, तरलता को सोख लेगा, और वाणिज्यिक बैंकों के पास जो नगद कोष हैं वो कम रह जाएंगे क्योंकि लोग उसको निकाल लेंगे इनको प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए। और जो वाणिज्यिक बैंकों के साख सर्जित करने की जो क्षमता है, उधार देने की क्षमता कम हो जाएगी लोग, क्योंकि बैंकों के पास जो पैसा कम बचा है, और जिससे क्या होगा, मुद्रा की पूर्ति में कमी हो जाएगी और मुद्रास्फीति की स्थिति को कंट्रोल कर लिया जाएगा। अब इसके विपरीत भी बात करते हैं। दूसरी ओर आरबीआई द्वारा प्रतिभूतियों को खरीदना। अब आरबीआई कर रहा है, वो नहीं प्रतिभूतियों को खरीद रहा है वापस, तो तरलता को छोड़ना, जो पैसा है वो वापस कर देगा आरबीआई, यानी वापस लोगों तक पहुंच जाएगा, जिससे क्या होगा, वाणिज्यिक बैंकों के नगद कोषों में वृद्धि हो जाएगी, उसके बाद पैसा ज्यादा आ जाएगा। अब जो वाणिज्यिक बैंकों की साख सर्जित करने में वृद्धि हो जाएगी, तो साख सर्जन क्षमता थी वो बढ़ जाएगी, जिससे मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी तथा अविस्फीति को नियंत्रित कर लिया जाएगा। मुद्रा अविस्फीति की जो स्थिति है उसको हम कंट्रोल कर लेंगे। अब आगे बात करते हैं रेपो दर। इसको अच्छे से आप समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रेपो दर के बारे में बात करते हैं। यह वह दर है जिस पर आरबीआई खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदकर वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है, सो हम रेपो दर कहते हैं। इसको हम अच्छे से भी समझते हैं। वास्तव में एक पुनः खरीद दर है। अब रेपो दर में होता क्या है कि जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो अपनी प्रतिभूतियों को आरबीआई के पास गिरवी रख देते हैं शॉर्ट टर्म लोन लेने के लिए, यानी कि अल्पकालीन ऋण लेने के लिए, ठीक है। अब इसके लिए क्या होता है कि वो प्रतिभूतियां भी रखते हैं उसके पास, गिरवी रखते हैं आरबीआई के पास में। अब उससे क्या होता है कि इसे पुनः खरीद दर क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो इसका मतलब होता है कि प्रतिभूतियों को रख देते हैं गिरवी, उसके बदले में शॉर्ट टर्म लोन ले लेते हैं। अब पुनः खरीद दर में क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जिसमें ये लिखा होता है कि ये जो आरबीआई वाणिज्यिक बैंक है वापस जो अपनी प्रतिभूति उन्होंने गिरवी रखी उनको वापस आरबीआई से खरीद लेंगे, एक जो स्पेसिफाइड डेट पर, स्पेसिफाइड प्राइस पर, इस दिन इतने प्राइस पे इसको वापस वो खरीदेंगे। आई होप मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, फिर से मैं बताता हूँ रेपो दर क्या होता है। ये वह दर है जिस पर आरबीआई खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदकर वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। ठीक है, ये रेपो दर कहलाती है। यानी आरबीआई करता है खुले बाजार से प्रतिभूतियों को खरीद लेता है वाणिज्यिक बैंकों से और उनको अल्पकालीन लोन दे देता है। इसके बाद हम बात करते हैं रेपो दर के बाद में आगे चीजों को समझते हैं। जो सर मैं आपको बता ही रहा था, पुनः खरीद समझौते पर दोनों पक्षकारों के हस्ताक्षर किए जाते हैं, जिस पर यह लिखा होता है कि वाणिज्यिक बैंक द्वारा पूर्व निर्धारित कीमत पर एक दी हुई तिथि को प्रतिभूतियों की पुनः खरीद की जाएगी। जैसा बताया था कि दोनों में, वाणिज्यिक बैंक में और आपका जो आरबीआई बैंक में, दोनों में समझौता होता है। ठीक है, दोनों उस पर हस्ताक्षर होते हैं कि जिसमें ये लिखा होता है कि जो वाणिज्यिक बैंक है, जो उन्होंने प्रतिभूतियों को गिरवी रखा है, उसको एक दी हुई तिथि पर, एक दी हुई राशि पर उसको वापस वो खरीद लेगा। आगे समझते हैं, मुद्रास्फीति के दौरान अगर यानी कि महंगाई वाली स्थिति हो रही है, मुद्रास्फीति के दौरान रेपो दर को बढ़ाकर पूंजी की लागत को बढ़ाया जाता है, यानी लोन लेने की लागत को बढ़ाया जाता है, जिससे साख की जो मांग होती है वो कम हो जाती है। यानी वाणिज्यिक बैंक उधार की जो डिमांड कम करते हैं और तदनुसार अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति भी कम हो जाती है। और इसके विपरीत हम बात करें, अगर अविस्फीति के दौरान क्या होगा, इसको रेपो दर को कम किया जाएगा ताकि पूंजी की लागत घट जाए और साख की मांग मार्केट में बढ़ जाए। इससे अर्थव्यवस्था मुद्रा की पूर्ति भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल। इसके बाद हम बात करते हैं विपरीत रेपो दर। ये भी काफी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा, इसको हम डिस्कस करते हैं। वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक से जमाएं स्वीकार करता है उसको हम क्या बोलते हैं, विपरीत रेपो दर या पुनः खरीद दर भी इसको कहते हैं। इसको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें दो बातें हैं। इसमें पहली बात तो आप ये है कि जो वाणिज्यिक बैंक के पास जो एक्स्ट्रा पैसा होगा वो आरबीआई के पास रख देंगे जमा के रूप में, उसके बदले उनको ब्याज मिलता है वाणिज्यिक बैंकों को। दूसरा क्या होता है कि जब आरबीआई को पैसे की जरूरत होती है तो आरबीआई क्या करता है, वाणिज्यिक बैंक से एक तरह से उधार लेता है। वो अपनी प्रतिभूतियां वाणिज्यिक बैंकों को दे देता है और उनसे एक तरह से उधार लेता है, जिससे क्या होता है कि आरबीआई के पास वो पैसा पहुंच जाता है। ठीक है, इसको आगे मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ विपरीत रेपो दर के बारे में। जब विपरीत रेपो दर कम हो जाती है, यानी अगर ये रेपो दर कम हो रही है, इसका मतलब क्या है कि उनको आरबीआई ब्याज कम दे रहा है। अभी हम आगे समझेंगे। ठीक है, जब विपरीत रेपो दर कम हो जाती है तो बैंक अपने अधिक के कोषों को आरबीआई के पास रखने के लिए हतोत्साहित होता है। यानी अगर वो ब्याज कम दे रहा है, इसका रेपो दर कम हो रही है, तो जो वाणिज्यिक बैंक होंगे पैसा आरबीआई के पास रखने के लिए तैयार नहीं होंगे, हतोत्साहित नहीं होंगे, यानी कि आपका बढ़ावा नहीं देंगे उस चीज को। इसके स्थान पर बैंक इन कोषों को आरबीआई के पास सीआरआर कोषों के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, सीआरआर के रूप में रख सकते हैं। अब सीआरआर क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। इसके कारण वाणिज्यिक बैंकों की साख पूर्ति यानी मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होती है। और नेक्स्ट अगर हम समझे, तदनुसार अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है, मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है और जिससे अविस्फीति मुद्रा पूर्ति नियंत्रित होती है। और इसके उल्टा भी होता है, यानी कि कम करेंगे तो वो, यानी रेपो दर कम हो रही है उसकी तरह अगर बढ़ेगी तो उसका उल्टा भी होगा, यानी वो फिर अधिक के कोषों को रखने के लिए तैयार होंगे, उनको ब्याज ज्यादा मिलेगी, मुद्रा की पूर्ति में कमी हो जाएगी। चलिए हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, सीआरआर यानी कि नगद आरक्षित अनुपात। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत जगह यूज होता है। तो इसमें बारे में बात करते हैं कि सीआरआर होता क्या है। नगद आरक्षित कोष इससे अभिप्राय बैंक की कुल जमाओं के उस अनुपात से है जो आरबीआई के पास रखना पड़ता है। यानी कि सभी वाणिज्यिक बैंकों को अपनी जो कुल जमाएं हैं उसका कुछ परसेंट आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ये 5% हो सकता है, 6% हो सकता है, ये आरबीआई डिसाइड करता है। तो जो भी परसेंटेज आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, वो सभी वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने के लिए इसमें समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। जैसा बताया कि चेंज किया जा सकता है आरबीआई के द्वारा टाइम टू टाइम। जब मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना होता है तो सीआरआर को घटा दिया जाता है। यानी जब मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना है तो क्या करते हैं, सीआरआर को घटा दिया जाता है। यानी चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा ज्यादा हो तो सीआरआर को कम कर दिया जाता है। और जब मुद्रा की पूर्ति को कम करना होता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम हो तो सीआरआर को बढ़ा दिया जाता है। इसके बाद समझते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका एसएलआर, इसको बोलते हैं स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि वैधानिक तरलता अनुपात। इसको समझते हैं, प्रत्येक बैंक को अपनी परिसंपत्तियों का एक निश्चित प्रतिशत को अपने पास तरल परिसंपत्तियों के रूप में रखना पड़ता है। यानी कि जो भी वाणिज्यिक बैंकों के पास टोटल अपनी परिसंपत्तियां हैं उसका कुछ प्रतिशत अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखना होता है। लिक्विड फॉर्म मतलब तरल परिसंपत्ति, यानी कि कैश के रूप में रखना होता है या गोल्ड के रूप में रखना होता है
या भार मुक्त अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में रखना पड़ता है, जिसे हम वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। तरल परिसंपत्ति को मतलब जैसे कि मैंने आपको सिंपल सा बताया कि इसमें नकद यानी कैश, सोने यानी गोल्ड, या भार मुक्त अनुमोदित प्रतिभूतियां, ये क्या होती हैं आपकी, ये आपके बॉन्ड्स हो सकते हैं, शेयर्स हो सकते हैं, आपका एनएससी हो सकता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिन पर कुछ लोन वगैरह ना लिया गया हो, जिन पर कोई भार क्रिएट ना किया गया हो, ठीक है, भार मुक्त अनुमोदित प्रतिभूति होती है। तो मुद्रा की पूर्ति को कम करने के लिए मुद्रास्फीति के दौरान आरबीआई एसएलआर को बढ़ा देता है, यानी कि जैसे अगर मुद्रा की पूर्ति को कम करना है कि लोगों का पैसा ज्यादा ना हो, तो आरबीआई करता है एसएलआर को बढ़ा देता है। और उसके बाद इसका तदनुसार सीआरआर जमाओं के लिए उपलब्ध कोष कम हो जाते हैं, यानी कि सीआरआर के लिए पैसा कम हो जाता है वाणिज्य बैंकों के पास। इसके निर्देशाएं मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करने के लिए, मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने के लिए आस्फीति के दौरान केंद्रीय बैंक एसएलआर को कम कर देता है, बिल्कुल ठीक है। तदनुसार सीआरआर जमाओं के लिए उपलब्ध कोष बढ़ जाते हैं, यानी सीआरआर के लिए पैसा बढ़ जाता है। तो इसी के साथ हम जो आज की जो क्लास है यहीं पर ही एंड करते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर आपको इसका राइटिंग कोई डाउट बच जाता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो इसी के साथ मैं शाहनवाज अहमद आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।